लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के सामान्य ज्ञान का। जो भी बिहार स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे अभी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम और उसके बाद बीटीपीएससी का एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम जो भी बिहार स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे बिहार राज्य से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए बिहार का जिला मानचित्र है। आप इस तरीके से बिहार के जिला मानचित्र को देख सकते हैं कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। क्लियर? तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बिहार तथ्य। बिहार में कुल जिले कितने जिले हैं? 38 जिले। 38वां जिला कौन सा बना है? अलवर। ठीक है। अनुमंडल, अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। प्रखंड, प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। राजस्व ग्राम की कुल संख्या कितनी है? 45,098। शहरों की कुल संख्या, बिहार में कितने शहर हैं? 139। नगर समूहों की संख्या कितनी है? 14। बिहार की बात करें, महानगर बिहार में कितने हैं? एक। कौन? पटना। नगर निगम की कुल संख्या बिहार में 11। नगर पंचायतों की कुल संख्या 86। नगर परिषदों की कुल संख्या 42। उसके बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार से? 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 6 सीट कितनी है? 6। कहाँ कहाँ पे? गोपालगंज में, हाजीपुर में, समस्तीपुर में, जमुई, गया तथा सासाराम में। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। बिहार से राज्यसभा के लिए सदस्यों की संख्या 16। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 2। कहाँ कहाँ पे? कटोरिया और मनिहारी। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। क्लियर? बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। 9 प्रमंडल है। कौन कौन? पटना, मगध, सारण, तिरहुल, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। बिहार उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय कब से बना हुआ है? 1916 से। क्लियर? याद रहेगा। अब बिहार राज्य के प्रतीक की बात करते हैं। राजकीय पशु वहाँ का क्या है? बैल। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? बोधि वृक्ष। राज्य की मछली क्या है बिहार का? मांगुर। राज्य की मेघा दिवस क्या है बिहार का? 30 दिसंबर। राज्य का महापर्व, सबसे बड़ा महापर्व वहाँ का क्या है? छठ। सरोज शिखर सोमेश्वर 874 मीटर, सोमेश्वर की पहाड़ी। और बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में जान लो कि ये सबसे ज़्यादा अपना जो मार्ग है बदलती है, तो ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने में निपुण नदी है। क्लियर? अब बिहार का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देखेंगे तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। बिहार की सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पे? पटना में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, 5000 समथिंग स्क्वायर फीट इसका एरिया है। जनसंख्या की 5000 समथिंग इसका जो है क्षेत्रफल है। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल कौन है? अब्दुल बारी पुल, कोइलवर में। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान क्या है? गया। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? सोनपुर में। बिहार के पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, हरिहर क्षेत्र का मेला। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? मगध विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पुल, पटना। बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ पे? पटना में। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोसी नदी। बिहार का सबसे राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। क्लियर? अब हम देखेंगे बिहार देश में प्रथम, कि बिहार जो है देश में प्रथम क्या क्या है। भारत का सबसे पुराना स्तूप पिपरहवा 7 मीटर ऊंचा जो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। ये कहाँ पाया गया? भारत में सबसे पहले बिहार में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है? सोनपुर बिहार में। देश का सर्वाधिक
पाइराइट्स उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में सर्वप्रथम रुपये का प्रचलन करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। कब? 1542 ईस्वी में चांदी के 180 मासे का 1 रुपया चलाया था। ठीक है, तो सबसे पहले रुपये का प्रचलन करने वाला शासक शेरशाह सूरी, जिसका सासाराम, बिहार के सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए, कौन? स्व जगजीवन राम। सर्वाधिक क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की मोबाइल सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? बिहार। स्थानीय निकायों की चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? बिहार। विधायक स्थानीय विकास फंड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बिहार। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना में कब हुआ? 1934 में। विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के महान सम्राट कौन थे? महान अशोक। क्लियर? भारत का प्रथम महान सम्राट महान अशोक। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। ब्रिटिश काल के प्रथम भारतीय राज्यपाल डॉक्टर एसपी सिन्हा। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में कब? 1936 में। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्यवस्था परिवर्तन करने हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वरी पाठक। भारत के कुष्ठ रोग से संबंधित पीड़ित राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, भारत में कुष्ठ रोग से संबंधित जो है सर्वाधिक पीड़ित राज्य कौन है? बिहार। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मीरा कुमार। वो भी हमारी जान ही रहे हो कहाँ से रही हैं? बिहार के। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर हाजीपुर। भारत में प्रथम चरवाहा विद्यालय कहाँ पे? बिहार में। क्लियर? अब देखेंगे बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल गाफूर। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी है? कन्यादान। ठीक है, बिहार की प्रथम महंगी फिल्म कौन सी थी? भैया। बिहार में आया सबसे बड़ा भूकंप 1934 कहाँ? मुंगेर में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए कौन? बलिराम भगत, 5वीं लोकसभा में। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए मीरा कुमार। प्रथम महिला राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुई मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम बिहारी न्यायाधीश कौन है? स्व भुवनेश्वर प्रसाद। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्चलाइट। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पेरी चढ़ाई। बोध गया में बौद्ध मंदिर का प्रथम निर्माता कौन है? समुद्रगुप्त। स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है? बिहार। बिहार पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म का जो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक, अब बिहार में यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था?
पटेल। स्वतंत्रता संग्राम में पहली लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया गया पश्चिमी चंपारण बिहार में। बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पटना। बिहार के प्रथम कम कला अवधि वाले मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति रामदयाल सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी। बिहार के प्रथम उप प्रधानमंत्री भाभी जगजीवन राम। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सैयद फजल अली। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर किलफर्ड मोहन अग्रवाल। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन है? दी बंगाल बिहार हेराल्ड। कब? 1874 में। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा रहा है? इलाहाबाद बैंक। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन रहे हैं? गुरु नानक। बिहार में पहले नौपाषाण युगीन अवशेष कहाँ से खोजा गया है? चिराद छपरा से। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब? 1975 में। क्लियर। अब देखेंगे बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 में। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम नृत्य भवन भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? स्वर्णधीर शर्मा। बिहार के उप सेनाध्यक्ष पर पद पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? ले जनरल एस.के. सिन्हा। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन जिला कौन सा है? रोहतास। बिहार का एकमात्र स्वर्ण भंडार क्षेत्र कहाँ है? कटमाटिया गांव मुंगेर में। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी रिफाइनरी में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौना कहाँ? 1904 में। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर। अब बिहार में साक्षरता देखेंगे 2011 के अनुसार से, तो बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी रही है? 61.80%। बिहार में जो पुरुष साक्षरता दर रही है वह रही है 71.20%। महिला साक्षरता दर रही है 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम रहा है बिहार का कौन सा? 28वां। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला बिहार में कौन सा है? पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा। क्लियर। बिहार का भूगोल, हम लोग यहाँ पे बिहार का भौगोलिक स्थिति को विस्तार से समझेंगे। बिहार का जो भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सब कुछ यहाँ पे हम लोग फटाफट तरीके से क्लियर करने वाले हैं। चलिए आइए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो लोग चैनल पे नए हों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम शुरू करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो ये आप नक्शा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा क्या होता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर साइड जो है पूरब और इधर पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई होती है बिहार के नक्शे में, बिहार का जो नक्शा होता है वो कैसा है? आयताकार। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किमी और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किमी है। क्लियर, ये चीज़ याद रहेगी। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये नक्शा देख सकते हैं, बिहार का जिला मानचित्र है। अब आइए हम शुरू करते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ये उत्तरी अक्षांश होता है। अक्षांश देशांतरी विस्तार इसका क्या होता है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर, ये इसका देशांतरी विस्तार है। आकृति, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति आयताकार होती है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कैसा है? 94,163 वर्ग किमी। ये पूरा क्षेत्रफल बिहार का अगर देखेंगे तो कितना है? 94,163 वर्ग किमी। लंबाई, लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किमी और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की जो इसकी पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है कितनी है? 483 किमी। औसत ऊंचाई कितनी है? 52.73 मीटर, मतलब 173 फीट इसकी औसत ऊंचाई है बिहार राज्य की। आप लोग इसको सुनते जाइएगा, एक बार दो बार सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। आँख बंद करके केवल सुनते रहिए। सीमाएं, सीमाएं उत्तर में इसकी नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्लियर।
जलवायु कैसी इसकी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा 112 सेमी है यहाँ का। कुल वन क्षेत्र भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार 7,288 वर्ग किमी यहाँ का वन है, मतलब 7.74% पूरे भारत के वन का यहाँ 1% है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 56,94,642 हेक्टेयर, मतलब 60.48%। गैर कृषि क्षेत्रों में लगी भूमि जो है 17.37%। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि कितनी है, 4,36,503 हेक्टेयर, मतलब 4.64%। ये देखिए, अब अस्थाई चारागाह की मैं बात करूं, 18,356 हेक्टेयर, 0.19%। विविध पेड़ एवं बगीचा की बात करें, 2,30,286 हेक्टेयर, 2.45%। कृषि योग्य बंजर भूमि की अगर बात की जाए यहाँ पे तो कितनी है, 48,215 हेक्टेयर, 0.51%। चालू प्रति भूमि 5,95,059 हेक्टेयर, 6.32% यहाँ का। अन्य प्रति भूमि कितनी है, 1.50%। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की बात किया जाए 64.41 लाख हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ से जो भूमि है वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, किशनगंज में। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला कौन है, गया। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, गया। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी परियोजना है, गंडक परियोजना। क्लियर। अब देखेंगे बिहार की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में बिहार भारत के पूर्व में स्थित है। भारत का नक्शा देखेंगे तो इसके पूर्व में क्या है, बिहार स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश व देशांतरी विस्तार जो है 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। बिहार की सीमा एक देश एक बिहार की जो सीमा है एक देश, वह भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में नेपाल, यही एकमात्र देश को स्पर्श करती है। और पूर्व में पश्चिम में बंगाल, ठीक है, उत्तर में नेपाल, उसके बाद बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड स्थित है, ठीक है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किमी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किमी और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 483 किमी है। बिहार राज्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, जिसे गंगा का दक्षिणी क्षेत्र एवं गंगा का उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर। बिहार की भूगर्भीय संरचना की बात किया जाए, बिहार को भूगर्भीय संरचना के अध्ययन हेतु 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्नलिखित है। ढालवार क्रम की चट्टानें। इस चट्टानों का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन युग से माना जाता है। इसे मुख्यतः स्लेट, कार्टेज आदि आते हैं। ये बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी आदि में पाई जाती है। दूसरी चट्टानें हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें। इस प्रकार की चट्टानें बिहार के चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर। देखो ये पश्चिमी चंपारण है, तो चंपारण के आसपास क्षेत्रों में क्या है, टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन समूह की चट्टानें, यह चट्टानें रोहतास कैमूर जिले में पाई जाती है। देखो रोहतास कैमूर जिले यहाँ पे हैं, तो इधर के इलाके में विंध्य समूह की चट्टानें पाई जाती हैं और इनका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे बिहार की जलवायु। बिहार की में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भी कोई पूछे कि बिहार की जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की। यहाँ के पूर्वी भाग की जलवायु पश्चिमी भाग की अपेक्षा आर्द्र होती है। बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया है। देखो गया कहाँ पे है, यहाँ पे गया है, तो ये बिहार का सबसे गर्म जिला है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज जिले में। तो बिहार का जो किशनगंज जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्लियर। बिहार के सीमा रेखा की बात करें, बिहार के पूर्व में, बिहार का पूर्व किधर पड़ेगा, इधर साइड पूर्व होगा, तो पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है, जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। तो बिहार के पूर्वी भाग में कौन, पश्चिम बंगाल स्थित है और इसे 3 जिले, कौन कौन से जिले, किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले जो है, किशनगंज देखो यहाँ पे है, ये 3 जिले पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है, बिहार के जिले। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है, पश्चिम ये वाला हिस्सा यहाँ उत्तर प्रदेश स्थित है, जिसे स्पर्श करने वाले बिहार के सर्वाधिक 8 जिले जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं। कौन कौन से बिहार के जिले हैं, रोहतास, ये देखिए रोहतास है, उसके बाद कैमूर, फिर बक्सर,
फिर भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण। ये 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य को, बिहार के सबसे अधिक 8 ज़िले जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं। बिहार के उत्तर की बात करें तो उत्तर ऊपर होगा भाई, तो उत्तर में नेपाल स्थित है। एकमात्र राज्य बिहार का नेपाल स्थित है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद सीतामढ़ी, देखो यहाँ पे है मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये देखो किशनगंज। ये ऊपर के जितने भी ज़िले हैं ये क्या करते हैं? नेपाल से 7 ज़िले हैं जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं बिहार की। ठीक है। बिहार के दक्षिण में स्थित झारखंड, यहाँ देखो दक्षिण में झारखंड स्थित है जिसे स्पर्श करने वाले 7 ज़िले। 7 ज़िले में क्या क्या है? भागलपुर, बांका, देखो भागलपुर यहाँ पे, फिर बांका, उसके बाद क्या है? जमुई, उसके बाद गया, औरंगाबाद, फिर रोहतास। ये ज़िले जो है झारखंड से भी स्पर्श, बिहार के ज़िले जो है 7 ज़िले झारखंड से स्पर्श करते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है? बिहार राज्य के 13 ज़िले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। कितने ज़िले बिहार के? 13 ज़िले। बिहार के सभी 38 ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। देखो पश्चिमी चंपारण ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा। ठीक है। अब बात करेंगे राज्य के सबसे दक्षिण भाग में गया। दक्षिण भाग जो है ये देखो गया एवं जमुई जिला, गया एवं जमुई जिला। उसके बाद सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण जिला स्थित है। पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पश्चिम में कैमूर जिले से प्रारंभ होकर पूर्व में किशनगंज तक यह विस्तृत है। संपूर्ण राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि बिहार जो है यह संपूर्ण राज्य, बिहार जो संपूर्ण राज्य है यह क्या है? कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। क्लियर? आई होप में बिहार के प्रमुख नृत्य को एक नज़र में कवर करने वाले हैं और बिहार के लोकगीतों को भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो बिहार के जो प्रमुख नृत्य हैं, बिहार के जो लोकगीत हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो लोग वीडियो पे नए हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिहार के लोक नृत्य। क्लियर? देखो बिहार के लोक नृत्य और लोकगीत। बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो बिहार में लोक नृत्य का बहुत ही महत्व है। यहाँ सभी प्रमुख अवसरों जैसे संस्कार, पर्व और मनोरंजन आदि पर लोक नृत्यों का विहंगम दृश्य नजर आता है। बिहार के लोक नृत्य निम्नलिखित हैं। पहला नृत्य हम लोग पढ़ेंगे कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य क्या है? यह राज्य की आदिवासी जनजातियों में मुख्य रूप से प्रचलित है। फसलों की कटाई और बुआई के साथ करम देवता को प्रसन्न करने के लिए गीतों को नृत्य सहित गाया जाता है। यह एक स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य होता है। इसका मुख्य स्रोत कहाँ है? झारखंड में है। तो याद रहेगा कर्मा नृत्य। अब हम देखेंगे छऊ नृत्य। छऊ नृत्य यह मुख्य रूप से पुरुष नृत्यकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो युद्ध से संबंधित है। यह नृत्य बिहार और झारखंड दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है। झिंझिया नृत्य। झिंझिया नृत्य यह प्रायः दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें स्त्रियां जो होती हैं गोल घेरे में खड़ी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हैं। मुख्य नर्तकी अपने सिर पर एक घड़ा रखती है जिसके टक्कर पर एक दीपक जल रखा रहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे विद्यापति नृत्य। विद्यापति नृत्य, इस नृत्य में मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए नर्तक द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। यह बिहार में मिथिला और पूर्णिया में अधिक प्रचलित है। कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य क्या है? यह नृत्य में नर्तकी अपने पीठ से बांस की खच्चियों को बने घोड़े के आकार का ढांचा बांध लेता है और वाद्य मंत्र की ले में कठघोड़वा नृत्य करता है। धोबिया नृत्य। यह बिहार के धोबी समाज का जातिगत नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसका सबसे अधिक प्रचलन भोजपुर जिले में है। पवड़िया नृत्य। पवड़िया नृत्य क्या है? यह नृत्य पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में किया जाता है। यह नृत्य बच्चों के होने के अवसर पर किया जाता है। क्लियर? तो बिहार के लोक नृत्य याद रहेगा क्या क्या नृत्य? कर्मा नृत्य, छऊ नृत्य, झिझिया नृत्य, विद्यापति नृत्य, कठघोड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य और पवड़िया नृत्य। क्लियर? इसके बारे में भी हमने आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी। अब हम देखेंगे बिहार के लोकगीत। तो बिहार के लोकगीत के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला लोकगीत है जोगीड़ा नृत्य।
ठीक है। जोगीड़ा नृत्य, यह ग्रामीण क्षेत्रों में होने होली पर्व पर किया जाने वाला नृत्य है। इसमें ग्रामीण युवक युवतियां एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर भाग गाते हुए नृत्य करते हैं। झरनी नृत्य, यह बिहार में मुस्लिम समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे मुहर्रम के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। करिया झूमर नृत्य, यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो त्योहार और मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। खिल्डीन नृत्य, खिल्डीन नृत्य यह आतिथ्य नृत्य है, जो मांगलिक अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। प्रायः इस नृत्य को दक्ष और व्यावसायिक महिलाओं द्वारा किया जाता है। गंगिया नृत्य, गंगिया नृत्य क्या है? महिलाओं द्वारा जिस नृत्य के माध्यम से गंगा स्तुति की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? गंगिया नृत्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे माझी नृत्य। माझी नृत्य क्या है? नदियों में नाविकों द्वारा यह नृत्य मुद्दा में गाया जाता है। धो धो रानी नृत्य, छोटे छोटे बच्चों का नृत्य, जिसमें एक लड़की बीच में रहती है तथा चारों तरफ की लड़कियां गोल घेरा बनाकर घूमते हुए गीत गाती हैं। गोडिन नृत्य, गोडिन नृत्य, इसमें मछली बेचने वाले तथा ग्राहकों का स्वांग किया जाता है। लौड़िया ऋण नृत्य, इसमें कृषक अपने घर पर पशुओं के साथ साथ भाव भागनुमाओं के साथ जाता है और नाचता है। क्लियर? तो ये नृत्य याद रहेंगे: जोगिड़ा नृत्य, झरनी नृत्य, करिया झूमर नृत्य, खडलीन नृत्य, गंगिया नृत्य, माझी नृत्य, धो रानी नृत्य, गोडिन नृत्य और लोहियारी। क्लियर? अब थोड़े से और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। धन कटनी, धन कटनी, फसल कट जाने के बाद किसान परिवार खुशियां मनाता हुआ जाता है और नृत्य करता है। बुलवे, बुलवे यह भागलपुर और उसके आसपास क्षेत्रों का नृत्य है, जिसमें महिलाएं पति के प्रदेश जाते समय का चित्रण करती हैं। घाटो, घाटो क्या है? ससुराल में गरीब बहन के घर भाई के आने की सूचना मिलने पर गाए जाने वाला यह विरह गीत नृत्य के नाम से नृत्य के साथ किया जाता है। और इत्री बित्री अंगिका क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। इसमें पति पत्नी प्रसंग पर महिलाएं नृत्य करती हैं। देवहर, देवहर इसे भगता नृत्य भी कहा जाता है। इसमें नृत्य करने वाले देवी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में नृत्य करता है। बगुलो, बगुलो यह उत्तर बिहार का नृत्य है, जिसमें ससुराल से रूट कर जाने वाले स्त्री के रास्ते में दूसरी स्त्री के साथ नोक झोंक का चित्रण है। कजरी, कजरी सावन महीना में गाई जाने वाली खेली जाने वाली नृत्य नाटिका है। बसंती, बसंत ऋतु के आसपास आगमन पर महिलाओं द्वारा गीत के साथ किया जाने वाला नृत्य, इसी को बसंती। इसके अलावा बिहार की लोक संस्कृति में लघुई नृत्य शैली भी अभिनय रूप से जुड़ी हुई है। तो ये याद रहेगा क्या क्या? धनकटनी, बुलवे, घाटो, इत्री बित्री, देवहर, बगुलो, कजरी और बसंती। क्लियर? आई होप। बिहार राज्य की प्रमुख फसलें, ठीक है। तो बिहार राज्य जो है उसकी प्रमुख फसलों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि बिहार राज्य की क्या क्या प्रमुख फसलें हैं और उसके उत्पादन क्षेत्र को भी हम लोग जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रमुख फसलें उत्पादन से चावल, चावल बात किया जाए तो बिहार के रोहतास जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अरवल, बक्सर, मुजफ्फरपुर, इस सब इलाकों में चावल की उत्पादन होता है। गेहूँ, गेहूँ की बात करें तो गेहूँ रोहतास, गया, दरभंगा। मक्का, मक्का की बात करें सारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर। जौ की बात करें जौ पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। उसके बाद रागी की बात करें, रागी जो है सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण। बाजरा, बाजरा की बात करें पटना, मुंगेर, गया। तीसी, तीसी की बात करें पटना, भोजपुर, गया। राई, राई सरसों की बात करें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तिल, तिल की बात करें पश्चिमी चंपारण और सहानाबाद। अरहर, अरहर की बात करें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। चना, चना की बात करें भोजपुर, बक्सर। मसूर, मसूर जो है पटना, चंपारण और गया में। खेसारी जो है पटना, गया और भोजपुर में। गन्ना, गन्ना जो है चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में। जूट, जूट जो है पूर्णिया और कटिहार में। तंबाकू, तंबाकू कहाँ कहाँ? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और सहरसा में। आलू, आलू पटना, नालंदा, सारण और समस्तीपुर में। तो ये रहे बिहार की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादन का क्षेत्र। इसको आप लोग एक दो बार सुनिएगा, सब कुछ दिमाग में आप लोगों के बैठ जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है। बिहार की प्रमुख जनजातियाँ, बिहार स्पेशल में हम लोग बात करेंगे बिहार की प्रमुख जनजातियाँ। जो लोग चैनल पे नए हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बिहार की प्रमुख जनजातियाँ। देखो, बिहार से विभाजित होकर बिहार जो है बिहार से विभाजित होकर नया राज्य बनने के पश्चात झारखंड में
जनजातियों की संख्या बहुत कम हो गई, किंतु कुछ जनजातियां अभी भी हैं जो बिहार में की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक को अपनी प्राचीन संस्कृति में योगदान देती हैं। तो बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां निम्नलिखित हैं। पहला हम देखेंगे गोंड जनजात। गोंड जनजात जो है, यह जनजात बिहार के छपरा, चंपारण, रोहतास जिलों में पाई जाती है। ये लोग गैर आदिवासियों के साथ रहते हैं तथा इनकी भाषा जो है क्या है, मुंडारी है। अब हम बात करेंगे खोड़न जनजात। यह कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाली जनजाति है जो शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इनकी भाषा स्थानीय सदानी है। बेड़िया की मैं बात करेंगे। बेड़िया जनजात, इस जनजाति के लोग प्रायः बिखर कर रहते हैं जो अधिकतर मुंगेर जिले में रहते हैं और स्थानीय भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब हम उरांव जनजात देखेंगे। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़ परिवार से संबंधित है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से झारखंड में निवास करते हैं। इस जनजाति आर्थिक जीवन में मिश्रित संरचना के दर्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे संथाल जनजात। संथाल जनजात मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजात है जो बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में निवास करती है। इन्हें भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार से संबंधित माना जाता है। इनकी भाषा क्या है, संथाली है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है। सिंह बोगा इनके पूज्य देवता है। संथाल जो जनजातियां हैं इनके पूज्य देवता कौन है, सिंह बोगा। खैरवार की मैं बात करें, खैरवार जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है जो बिहार राज्य के रोहतासगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग भाषा क्या है, मुंगरी है। ये जो जनजाति के लोग हैं इनकी भाषा क्या है, मुंगरी है। अब हम बात करेंगे गुराइत। बिहार में गया और भोजपुर जिले में निवास करने वाली यह जनजात प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की है। इनके सामाजिक जीवन में परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है तथा यह एकल परिवार पद्धति को अपनाने वाले होते हैं। चेरो जनजात की बात किया जाए, चेरो जनजात भी मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में निवास करने वाली जनजाति है। चेरो जनजाति के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग स्वयं को क्षत्रिय और चौहान वंशी राजपूत मानते हैं। अब हम बात करेंगे कोरा जनजात। कोरा जनजात बिहार के जमुई, कटिहार, मुंगेर जिलों के कुछ हिस्सों में निवास करती है। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा मुंडारी है। इस जनजाति के सामान्यतः व्यवसाय क्या है, कृषि है, किंतु लोग वन उत्पाद और मजदूरी पर अधिक आश्रित रहते हैं। क्लियर। अगली जनजात देखेंगे कोरवा जनजात। कोरवा जनजात के लोग रोहतास, पूर्णिया और मुंगेर, कटिहार जिले में निवास करते हैं। इसकी सामाजिक व्यवस्था में एकल परिवार और स्वजाति विवाह की परंपरा है। इस जनजाति का व्यवसाय झूम कृषि तथा शिकार है। अब हम देखेंगे अगली जनजात मुंडा जनजात। मुंडा जनजात बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में निवास करते हैं। इनकी भाषा क्या है, मुंडारी है। मुंडा जनजात भी झूम कृषि का पर निर्भर है। सिंह बोगा को यह अपना सर्वोच्च देवता मानते हैं जो किससे है, पृथ्वी से संबंधित है। क्लियर। आयु की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या क्या है, कितनी है, कितने स्त्री हैं, पुरुष है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे जो है फटाफट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, ये क्या है, जो डेटा है पूरा फैक्ट है, तो इसे आप एक दो बार सुनिएगा, सारा डेटा आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम लोग। बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या यहाँ की 10,40,99,452। यहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। जिसमें अगर बात की जाए पुरुष की, तो पुरुष जो है 5,42,48,157। महिला जो है 4,98,21,295। जनसंख्या की वृद्धि दर की बात की जाए तो यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है कितनी है? 25.42%। कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो कुल जनसंख्या का यहाँ पे 8.6% जनसंख्या निवास करती है। लिंगानुपात की बात की जाए, यहाँ की लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है। याद रखना, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? बिहार में। यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1106। क्षेत्रफल क्या इतना है? 94,163 वर्ग किमी। साक्षरता कितनी है? 61.80%। ठीक है, जिसमें पुरुष साक्षरता की बात की जाए 71.20 और महिला साक्षरता 51.50।
ठीक है। कुल साक्षर कितने हैं? 5,25,04,553, जिसमें से पुरुष साक्षर 3,16,08,023 और महिला साक्षर कितनी है? 2,08,96,530। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, एक दो बार सुनिएगा, सब कुछ सारा फैक्ट याद हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, थोड़ी सी हम तुलना कर लें ग्रामीण और शहरी की। आबादी की अगर बात करें तो 88.71% आबादी ग्रामीण में रहती है और 11.29% आबादी कहाँ रहती है? शहर में रहती है। कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो कुल जनसंख्या कितनी है? जो है 9,23,41,463, जिसमें से शहर में कितनी रहती है? 1,17,58,016। ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो गई? 9,23,41,436। इतनी आबादी ग्रामीण में रहती है। कितनी परसेंट रहती है ग्रामीण में? 88.71%। और शहर में कितनी रहती है? 11.29%। और शहरी जनसंख्या की कुल जनसंख्या कितनी है शहर में रहती है? 1,17,58,016, जिसमें से पुरुष जनसंख्या ग्रामीण में रहती है कितनी? 4,80,73,850। और शहर में कितनी पुरुष जनसंख्या रहती है? 62,04,307। महिला जनसंख्या की बात की जाए तो 4,42,67,586। इतनी आबादी महिला जनसंख्या जो है ग्रामीण में रहती है। और ग्रामीण में शहरी में कितनी महिलाएं रहती हैं? अब 55,53,709। जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण की कितनी है? 25.25%। और शहर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 35.43%। लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात 921 है, शहरी कितनी है? 895। ठीक है। साक्षर 4,48,12,152 जो है साक्षर कितने हैं? ग्रामीण के। और जो 76,92,401 साक्षर कहाँ पे हैं? शहर में है। औसत साक्षरता जो ग्रामीण का है 59.78%। और जो औसत साक्षरता शहर का है कितना है? 76.86%। पुरुष साक्षरता की अगर बात की जाए, पुरुष साक्षरता कितनी है? तो वो 69.67% ग्रामीण की। और शहर की पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.56%। महिला साक्षरता अगर ग्रामीण की बात की जाए 44.30% और शहर की बात की जाए तो 61.95%। क्लियर? अब धार्मिक आधार पर बिहार की जनसंख्या के आंकड़े देखेंगे तो हिंदू यहाँ पे कितने रहते हैं? 82.69% हिंदू रहते हैं। ठीक है। तो कुल जनसंख्या का कितना हो गया? 8,60,78,686। मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम यहाँ पे 16.86% रहती है, जो कुल जनसंख्या का 1,75,57,809 रहता है। ठीक है। अनुपलब्ध 0.24% अनुपलब्ध है, मतलब इनके जाति धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तो 0.25% कितना होता है? 2,52,127। ईसाई की बात की जाए 0.12%, जो 1,29,247। बौद्ध धर्म 0.02%, जो 25,453। सिख धर्म 0.02%, जो 23,799। और जैन धर्म 0.02%, जो 18,914। और अन्य धर्म जिसमें सब सारे धर्म सम्मिलित हैं इन धर्मों को छोड़ के, जो 0.1% है, जो 13,437 है। तो ये फैक्ट डेटा था बिहार का इतिहास। बिहार का स्टैटिस्टिक्स जीके जो भी है, बिहार का इतिहास जो भी है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। चलिए आइए लेट ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए बिहार है, बिहार का ये जिला मानचित्र है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार दो बार देखेंगे ये पूरा दिमाग में आप लोगों को बैठ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास। तथ्य: पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन काल शोक के शासनकाल में किया गया। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र क्या रहा है? तक्षशिला था। शोक के
शिलालेख अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी रही है? प्राकृतिक। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स विंसेंट ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शंगु ने शंगु वंश की स्थापना की। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। क्लियर। शेरशाह सूरी ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कहाँ रहा है? कुंडली ग्राम में रहा है। अशोक के शासनकाल की टिटि बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में क्या हुआ? आगमन हुआ। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। क्लियर। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्न देने का क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? धर्मपाल ने। ठीक है। देखिए बच्चों, इसको आप लोग 2 बार 3 बार सुनिएगा, सब कुछ आप लोगों के दिमाग में याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आंख बंद करके इस वीडियो को सुनते जाना है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ है? सिमरावगढ़ थी। ठीक है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में की स्थापना की थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध किससे है? पाटलिपुत्र नगर से है। क्लियर। आगे देखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नूरानी ने बिहार में नूरानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता था। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राज सिताबरो बिहार का प्रथम नायब नाजिब था। बंगाल के नवाब और मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ। कौन? गोलघर का निर्माण कब हुआ था? उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उस समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ। मतलब 1936 में उड़ीसा क्या है? बिहार से अलग हुआ। ठीक है। अब हम देखेंगे मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। बहावी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मजरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार के खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार
में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? 6 फरवरी 1921 को हुआ। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। क्लियर। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के क्या थे? संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि पटना गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता किसे कहा जाता है? शेरशाह को। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिलते हैं? भागलपुर के पास। संत सफरुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? पटना जिले में स्थित है। हैं बिहार के प्रसिद्ध मंदिर, बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थल जो भी हैं उसका हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बिहार के प्रमुख धार्मिक व तीर्थ स्थल जो भी है उसका हम लोग बात करेंगे। तो बिहार में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन सभी धर्मों के धार्मिक स्थल क्या है? मौजूद हैं। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो बिहार में हिंदू धार्मिक स्थल के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में। पिता महेर मंदिर कहाँ है? गया में। अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ है? सुल्तानपुर में। पाटन देवी मंदिर कहाँ है? पटना में। महावीर मंदिर सबसे फेमस मंदिर कहाँ है? पटना में। उसके बाद धावे मंदिर कहाँ है? गोपालगंज में। जानकी मंदिर कहाँ है? सीतामढ़ी में। गरीबनाथ मंदिर कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और काली मंदिर ये कहाँ है? मधुबनी में। क्लियर। अब हम बात करेंगे बिहार के सिख धार्मिक स्थल। सिख धार्मिक स्थल में देखेंगे गुरुद्वारा पहिला बारा, गुरुद्वारा पहिला बारा। दूसरा गुरुद्वारा गोविंद घाट, गुरुद्वारा गुरु का बारा, गुरुद्वारा बाल लीला, गुरुद्वारा हांडी साहिब, गुरुद्वारा टकसाली संगत, गुरुद्वारा पक्की संगत। तो ये बिहार में सिख धर्म से रिलेटेड धार्मिक स्थल हैं। अब बिहार में हम देखेंगे बौद्ध धार्मिक स्थल। तो बिहार में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ व धार्मिक स्थल बोध गया, नालंदा, राजगीर, चंपारण आदि प्रमुख क्या है? बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। अब हम बात करेंगे चंपानगर का। यह स्थान भागलपुर जिले में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध की अनेक बार गाए गए हैं। भगवान बुद्ध अनेक बार आए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे नालंदा का। यह विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां अनेक बौद्ध छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। अगला हम पढ़ेंगे केसरिया। यहाँ बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है। बिहार में केसरिया एक जगह है जहाँ पे बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है। अगला राजगीर। इस स्थापन भगवान बुद्ध को कई उपदेश दिए गए थे। बिहार में इस्लामिक धार्मिक स्थल के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। बिहार में बिहार शरीफ, मनेर शरीफ, शेरशाह मस्जिद, फुलवारी शरीफ ये सब जो हैं प्रमुख इस्लामिक तीर्थ स्थल हैं। अब हम बात करेंगे बिहार में जैन धार्मिक स्थल। जैन धार्मिक स्थल राजगीर। यहाँ जैनियों के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत का जन्म स्थान है। राजगीर जहाँ पे जैनियों के जो 20वें तीर्थंकर हैं मुनि सुव्रत का क्या है? जन्म स्थान है। पावापुरी की बात करें जहाँ जैनियों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने निर्माण प्राप्त किया था। अब हम बात करें वैशाली की। यहाँ जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थान है। तो आप लोगों को ये 3 जगह याद रखनी है जो वहाँ पे जैन के धार्मिक स्थल है। कहाँ का? राजगीर, पावापुरी और वैशाली। वाले हैं बिहार के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। तो हम लोग बात करेंगे साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में। तो बिहार के साहित्यकार कौन रहे? बाणभट्ट। इनकी कृतियाँ क्या है? कादम्बरी, हरचरित और चंडी शतक। अगले साहित्यकार हैं विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश 2 कृतियाँ लिखी हैं। अगला साहित्यकार कौन है? चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अश्वघोष, महायान, उसके बाद बुद्धचरित, वज्रसूत्र ये लिखे। उसके बाद आर्यभट्ट जिन्होंने आर्यभट्टियन तंत्र की रचना की। वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्रम लिखा। मंडन मिश्रा भाव विवेक और विधि विवेक लिखे। विद्यापति जो पदावली
कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गौरक्षा विजय और भू परिक्रमा लिखे। दाऊद साहित्य जिन्होंने चंद्रयान लिखा। ज्योतिश्वर ठाकुर जिसने ने वर्ण रत्नाकर, दर्शन रत्नाकर लिखे। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबा रोड, दीर्घतया ले। रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने प्राणभंग, उर्वशी, रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, चक्रवाल, धूप छां, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, सीपी, शंख, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम। अब बाबा नागार्जुन में बाबा बटेश्वर नाथ, हजारा हजारा बाहों वाली, पहाड़ों कुंभी पाक, तुमने कहा था, वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, पुरानी जातियों का कोरस, बलचनमा, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता सतत, भूतनाथ, काजर की कोठरी, नीलखार। राहुल संकीर्तन, बुद्धचर्या, विनय पिटक, धम्म पद और दर्शन दिग्दर्शन। शाह अजीमाबादी, नक्शे पायदार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में। केदारनाथ मिश्र प्रभात, ज्वाला, कैकई, ऋतुवंत और प्रसक्रिया। शिव सागर मिश्र, धूम जन्म छाई। रामधार वृक्ष बेनीपुरी, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, चिंता के फूल और संघमित्रा। वाजपसी मिश्रा, भाष्य मामय, ब्रह्म सिद्धि के टीकाकार। डॉक्टर कुमार विमल, मूल्य और मीमांस, सर्जना के स्वर, अंग्यार के सम्मोट सीपी, युग मानव बापू, ये अभंग अनुभव अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, पुरुष और नारी। जानकी वल्लभ शास्त्री, काकली गाथा, मेघगीत, अवंतिका, चिंताहास, हंस बुलाया, मन की बात, एक किरण, 100 झाइयाँ, 2 तिनके का घोंसला, अश्रुबुद्ध, अशोकवन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी प्रतिध्वनि, देवी, नील झील, पासणी, इरावती और राधा। क्लियर। बिहार के प्रमुख जलप्रपात, झरने और जलकुंड। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बिहार के प्रमुख जलप्रपात, झरने और जलकुंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जलप्रपात का नाम, नदी और स्थान। तो कलोकत जलप्रपात जो है कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा, ठीक है, यह स्थान कहाँ है? कलोकत, नवादा में। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पे? कन्हार नदी पे। कहाँ पे है? रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात 30 मीटर का एक किस नदी पे है? काव धोबा नदी पे। और स्थान कहाँ है? ताराचंडी, रोहतास। दुर्गावती खादर कोह जलप्रपात 80 मीटर, ठीक है, यह किस नदी पे है? दुर्गावती नदी पे। और इसका स्थान है छान पापर, रोहतास। ठीक है। जियार खंड जलप्रपात किस नदी पे है? फुलवरिया नदी पे। जियार खंड, भोजपुर। तामासीन जलप्रपात महाने नदी पे। ठीक है। खुआरी दाह जलप्रपात 180 मीटर, कहाँ पे? असाने नदी पे। कहाँ पे? रोहतास में। रश्मि कुंड जलप्रपात कहाँ पे? गाय घाट नदी पे। और कहाँ पे? रोहतास में। ओखारीन कुंड जो 90 मीटर है जलप्रपात, गोपथ नदी पे। कहाँ पे? रोहतास में। सुसरा जलप्रपात 120 मीटर, पूर्वी सुसरा नदी पे। कहाँ पे? रोहतास में। देवदारी 58 मीटर जलप्रपात, 58 मीटर, कहाँ पे? कर्मनासा नदी पे। रोहतास पठार, रोहतास पे। तेहर कुल कुंड 80 मीटर, तेरहकुल कुंड जलप्रपात 80 मीटर, पश्चिमी सुवारा, रोहतास पठार, रोहतास पे। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख झरने, जलकुंड व उनके उद्गम स्थल। तो हम लोग यहाँ पे झरने और जलकुंड देखेंगे, उसके उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे। सप्तधारा या सतघरवा, ठीक है, ये कहाँ है? राजगीर,
उद्गम स्थल। ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड कहाँ है? राजगीर। सूर्यकुंड, सूर्यकुंड कहाँ है? राजगीर। नानक कुंड, राजगीर। मखदुम कुंड, राजगीर। गोमुख कुंड, राजगीर। लक्ष्मण कुंड, मुंगेर। सीता कुंड, मुंगेर। रामेश्वर कुंड, मुंगेर। ऋषि कुंड, मुंगेर। जन्म कुंड, मुंगेर। सिंगार ऋषि कुंड, मुंगेर। भयारी कुंड, मुंगेर। अग्नि कुंड, गया। तो क्लियर, प्रमुख झरने, जल कुंड व उनके उद्गम स्थान। तो आप लोग यहाँ पे जानेंगे कि झरने जो हैं, जलकुंड जो हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ पे है। क्लियर। हम लोग जानेंगे बिहार के कितने प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है, आप लोगों को याद रखना है। तो प्रशासनिक प्रभाग पटना, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पहला प्रमंडल पटना, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पटना है। इस पटना में बिहार के कितने जिले आते हैं? तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और भभुआ। क्लियर। दूसरा प्रमंडल है दरभंगा। ठीक है, दरभंगा का मुख्यालय क्या है? दरभंगा ही है। और बिहार के कितने जिले आते हैं? दरभंगा और मधुबनी 2 जिले आते हैं। दूसरा है मगध, तीसरा है मगध। इसका मुख्यालय कहाँ है? गया में। इसके बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं? गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। अगला प्रशासनिक प्रभाग है तिरहुत। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं? मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगला प्रशासनिक प्रभाग है सारण। इसका मुख्यालय कहाँ है? छपरा में। बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं? सारण, सिवान और गोपालगंज। अगला प्रशासनिक प्रभाग है कोसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? सहरसा में। और बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं? सहरसा, सुपौल और माधेपुरा। अगला प्रशासनिक प्रभाग है पूर्णिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया में। इसमें बिहार के जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज आते हैं। अगला प्रशासनिक प्रभाग कौन सा है? भागलपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर। और बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं? भागलपुर और बांका जिला। अगला प्रमंडल है मुंगेर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर। और इसमें बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं? मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। क्लियर। तो आप लोगों को प्रमंडल याद रहेंगे। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। कौन कौन प्रमंडल है? पटना प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल। अभी 9 प्रमंडल के आप लोगों को मुख्यालय याद रहेगा। पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पटना। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा। उसके बाद मगध प्रमंडल का जो है मुख्यालय कहाँ है? गया। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे आपका तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। और कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? भागलपुर। और मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुंगेर। उसके बाद आप इस प्रमंडल के अंतर्गत बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं। ठीक है, तो कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी भी समुद्र, नदी, तालाब आदि के किनारे जो स्थलीय भाग होते हैं को क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है। जबकि वह रेखा जो जल एवं स्थल को अलग करती है, अर्थात जल स्थल के बीच की सीमा बनाती है, उसी को क्या कहा जाता है? तट रेखा कहा जाता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किमी है। जबकि भारत की मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किमी और द्वीपों सहित इसको शामिल कर लिया जाए तो कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में कुल 9 राज्य तट रेखा लगते हैं। भारत में कुल कितने? 9 राज्य तट रेखा लगते हैं। कुल 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 केंद्र शासित कुल 9 राज्य तट रेखा लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा भी समुद्र तट से लगती है। क्लियर। ये देखेंगे यहाँ से तट रेखा शुरू हो रही है और यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक आ रही है। गुजरात से शुरू हो रही है, पश्चिम बंगाल तक आ रही है। क्लियर। अब इसको हम आगे देखेंगे। 9 तटीय राज्य, 9 तटीय राज्य में जैसे गुजरात देखेंगे 1214.6 किलोमीटर। ये देखिए गुजरात का हिस्सा है, इसकी लंबाई कितनी है? 1014.6 किलोमीटर। उसके बाद आएंगे महाराष्ट्र,
ये देखिए महाराष्ट्र, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर। फिर आएंगे गोवा 101 किलोमीटर, छोटा सा राज्य यहीं पे दिखाई देगा, ये देखिए गोवा कितना 101 किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक 300 किलोमीटर, ये देखिए कर्नाटक का हिस्सा है 300 किलोमीटर। केरल 550 किलोमीटर, कर्नाटक के बाद केरल होगा, ये देखिए केरल है 550 किलोमीटर। फिर तमिलनाडु 980 किलोमीटर, ये तमिलनाडु का हिस्सा हो गया 980 किलोमीटर। फिर आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर, ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है 970 किलोमीटर। फिर उड़ीसा 484 किलोमीटर, ये देखिए उड़ीसा 484 किलोमीटर। फिर पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर। क्लियर। और इसके अलावा 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा है? अंडमान निकोबार देखिए यहाँ पे स्थित है, लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है, पांडुचेरी यहाँ पे स्थित है, और दमन द्वीप यहाँ पे स्थित है। क्लियर। तो इस तरीके से 9 तटीय राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हुए। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य। देखो पहले ये नक्शा समझते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। ऊपर यहाँ उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड होता है पूरब और इस साइड होता है पश्चिम। तो ये हिस्सा जो हुआ ये हमारा पश्चिम तटीय वाला भाग हुआ। ठीक है। तो यही बात कर रहा है पश्चिम तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात यहाँ पे है, फिर महाराष्ट्र यहाँ पे है, फिर गोवा यहाँ पे है, गोवा के बाद कर्नाटक ये वाला हिस्सा, और केरल यहाँ पे देखोगे ये वाला हिस्सा केरल का है। क्लियर। तो इस तरीके से पश्चिम तटीय पे स्थित राज्य क्या क्या हुए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय पर स्थित भारत के तटीय राज्य। पूर्वी तट पर स्थित मतलब पूर्वी तट मतलब ये वाला हिस्सा। क्लियर। तो इस पे भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, देखो यहाँ पे तमिलनाडु है। फिर आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। फिर उड़ीसा, यहाँ पे देखो उड़ीसा दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल। क्लियर। अब बात करेंगे भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, फिर दूसरी आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की और उसके बाद केरल की। क्लियर। भारत के सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य गोवा, सबसे छोटी तटरेखा गोवा 110 किलोमीटर है। फिर पश्चिम बंगाल 210 किलोमीटर है। फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य किसका है? गुजरात का है, जिसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर। और भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। कहाँ पे है? यहाँ पे है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पे जो है विटामिन के स्रोत, फायदे, कमी से होने वाली बीमारियां, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। विटामिन कार्बनिक पदार्थों के समूह में से एक है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। सामान्यतः उपापचय के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी भी प्रकार के विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं तो कुछ चिकित्सीय बीमारियों की स्थितियों का परिणाम हो सकता है। भोजन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है, लेकिन कुछ लोगों को एक चिकित्सक द्वारा पूरक आहार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। विटामिन या तो पानी में घुलनशील होते हैं या फिर वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में शरीर के लिए आसान होते हैं। विटामिन में क्या होता है? हमेशा कार्बन होता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बनिक कहा जाता है। अब तक कितने विटामिन ज्ञात हैं? 13 विटामिन ज्ञात हैं। क्लियर। चलिए आइए शुरू करते हैं। विटामिन के स्रोत, फायदे, कमी से होने वाली बीमारियां, खोज, रासायनिक नाम, सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो विटामिन का नाम, सबसे पहले हम विटामिन ए देखेंगे। इसकी खोज कब हुई थी? 1909 में। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। कि इसके स्रोत क्या क्या है? कहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है? गाजर में, ब्रोकली में, शकरकंद में, मक्खन में, केक में, पालक में, कद्दू में, कोलाई बीन्स में, कुछ चीज में, अंडा में, कार्ड लीवर ऑयल में, खुबानी में, कैटो लाभ तरबूज में और दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? वृद्धि का रुकना, रतौंधी व जीरो
थैलेमिया होता है, संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता होती है, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आना होता है, दोषपूर्ण आंत आदि रतौंधी हो सकती है। ठीक है, एक आंख विकार जिससे परिणाम स्वरूप एक सूखी कार्निया हो सकती है। क्लियर। अब हम देखेंगे इसके फायदे, विटामिन ए के क्या क्या फायदे हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य है हमारी मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूती और ताकत देना। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और मुहासों के इलाज के लिए भी उपयोगी है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ और हड्डियों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। क्लियर। अब हम देखेंगे विटामिन बी 1। विटामिन बी 1, विटामिन का नाम क्या है? विटामिन बी 1। इसकी खोज कब हुई थी? 1912 में। इसका रासायनिक नाम क्या है? थियामिन। ठीक है, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? खमीर में, अनाज के दाने में, सूरजमुखी के बीज में, ब्राउन राइस में, साबुत अनाज राई में। ठीक है, केला, फूल गोभी, आलू, इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 1। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। आप लोगों को सबका रासायनिक नाम याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। कमी से इसकी कौन कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से बेरी मंद बुद्धि, वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, थकान का होना, बदहजमी, पेट की खराबी आदि जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। फायदे क्या है? यह मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लियर। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 इसकी खोज 1920 में हुई। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। यह कहाँ पाया जाता है? केला में, खुरमा में, ओकारा, वार्ड, चार्ड में, पनीर, दूध, दही, मांस, अंडे, मछली और हरी बीन्स में। कमी से इसकी कौन कौन सी बीमारी होती है? वृद्धि का रोकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश सह न पाना। ठीक है, ये सारी बीमारियां विटामिन बी 2 की कमी के कारण होती हैं। फायदे क्या क्या हैं? त्वचा को अच्छी रखने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होती है। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 इसकी खोज कब हुई थी? 1936 में हुई थी। नियासिन इसका जो है रासायनिक नाम है। यह स्रोत क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे विटामिन बी 3 पाई जाती है? चिकन में, मछली, दूध, अंडे, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, शकरकंद, साबुत अनाज, फलियां, मशरूम, खमीर। इसकी कमी से कौन कौन सी रोग होती है? डायरिया, डर्मेटाइटिस, मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ कमी से प्लाग्रा रोग हो सकता है, जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मानसिक विकारों का होना। इसके फायदे क्या क्या है? रक्तचाप को नियंत्रण रखने, सिर दर्द, दस्त को कम करती है। कौन? विटामिन बी 3। क्लियर। अब हम देखेंगे विटामिन बी 5। इसकी खोज कब हुई? 1931 में। इसका रासायनिक नाम क्या है? पैंथोनिक एसिड। स्रोत यह कहाँ कहाँ मिलता है? मीट में, साबुत अनाज में, ठीक है, ब्रोकली में, उसके बाद मछली के अंडाशय में। ठीक है, कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? पेरेस्टेसिया या प्रिंस और सुइयां हो सकती हैं, पेशियों में लकवा, पैरों में जलन आदि हो सकती है। इसके फायदे क्या क्या हैं? बालों को स्वस्थ और सफ़ेद रखने से बचाता है, इससे तनाव भी कम होता है बी 5 से। इसका रासायनिक नाम पैंथोनिक एसिड। अब हम देखेंगे बी 6 1934 में इसकी खोज हुई। ठीक है, पायरोडॉक्सिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है। स्रोत मीट, केला, साबुत अनाज, सब्जियां और नट्स में विटामिन बी 6 पाई जाती है। इसकी कमी से बीमारी होती है एनीमिया। ठीक है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अलावा तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, फायदे क्या क्या होते हैं? यह सुबह की थकान को कम करता है, तनाव और अनिद्रा में सिर्फ ये क्या करता है? मुक्ति देता है। क्लियर। अब हम देखेंगे बी 7 इसकी खोज 1931 में हुई। इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। आप लोग रासायनिक नाम जरूर से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्रोत अंडे की चर्बी या क्रीत, कुछ सब्जियां। कमी से बीमारी कहाँ कौन कौन सी होती है? जिल्द की सूजन या आंत की सूजन, लकवा की शिकायत, शरीर का दर्द, बालों का गिरना, वृद्धि की कमी। ठीक है, फायदे क्या क्या होते हैं इससे? यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है विटामिन बी 7।
क्लियर। अब हम देखेंगे B9, विटामिन B9 1941 में खोज हुई। फोलिक एसिड इसका जो है रासायनिक नाम है। पत्तेदार सब्जियां, फलियां, यकृत, बेकर का खमीर, ठीक है। अनाज उत्पाद, सूरजमुखी के बीज, फलों के मध्यम मात्रा जैसे वीवर। कमी की से कौन कौन बीमारी होती है? गर्भावस्था के समय दोष, गर्भवती महिलाओं को गर्भवती होने से पहले पूर्व वर्ष के लिए फोलिक एसिड के पूरक के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फायदे क्या है? यह त्वचा के रोग, गठिया और उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। क्लियर। अब हम देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 कब होता है खोज? 1936 में। पियानो कोबलिन, साइनोकोबालमाइसिन इसका जो है रासायनिक नाम है। कहाँ कहाँ मिलता है? मछली, शंख, मांस, मुर्गी जो है, उसके बाद अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद में कुछ अनाज हो गया, सोया उत्पाद, साथ ही पोषण खमीर में भी इस पाया जाता है। कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? एक अस्थि मज्जा जहां असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं, असमान लारत कणिकाओं का उत्पादन करता है, ये सब बीमारियां होती हैं। फायदे क्या क्या हैं? यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को क्या करता है? कम करता है। क्लियर। अब हम देखेंगे विटामिन सी। इसकी खोज 1912 में हुई। रासायनिक स्रोत इसका है स्कारबिक एसिड। फल और सब्जियां, टमाटर, ब्रोकली, वकाडो, उसके बाद सभी खाद्य पदार्थ की सबसे अधिक विटामिन सी सामग्री होती है। जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें सबसे अधिक क्या होती है? विटामिन सी सामग्री होती है। कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? मसूड़े फटना, अस्थियों के चारों ओर घाव, जरा सी चोट पर रुधिर निकलना, अस्थियां कमजोर होना। फायदे क्या क्या है विटामिन सी से? यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। टमाटर, ब्रोकली में अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। यह गर्भवती महिलाएं, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। क्लियर। अब हम देखेंगे विटामिन डी। 1918 में इसकी खोज हुई। कोल्सिफोराल इसका जो है एक रासायनिक नाम है। सूरज की रोशनी या अन्य स्रोतों के माध्यम से पराबैंगनी UVB के संपर्क में आने पर त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन होता है। दूध और अंडे की जर्दी, फैटी फिश, मशरूम, इसमें भी विटामिन डी पाई जाती है। इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट, जिको ऑस्टियोमलेशिया या हड्डियों का नरम होने के कारण हो सकता है। कमजोर दांत, दांतों का सड़ना आदि जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। फायदे क्या है? विटामिन डी से हमारे शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है। यह हमारी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। दांतों को साइन को कम करता है। हमारा शरीर खुद विटामिन डी बना लेता है जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सूरज की रोशनी मिलती है तो हमारा शरीर विटामिन डी खुद बना लेता है। उसके बाद आहार की बात करें तो दूध और अंडे की जर्दी में भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। क्लियर। दूध और अंडे की जर्दी में हमें विटामिन डी मिल जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई की खोज कब हुई? 1922 में। टेकोफोराल इसका रासायनिक नाम है। कीवी फल हो गया, बादाम, एवोकाडो, अंडे, दूध, नट्स, फलेदार सब्जियां, बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल, गेहूं के बीज और साबुत अनाज, जहाँ पे ये विटामिन ई पाए जाते हैं। इसकी कमी से नवजात शिशुओं में हीमोलियोटेलिक एनीमिया हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है और रक्त का थक्का बहुत जल्दी हटा दिया जाता है। जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन डी की कमी से। फायदे क्या क्या है? विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। जिन लोगों में किसी प्रकार के यकृत रोग होते हैं उनको यह ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। क्लियर। अब हम देखेंगे सबसे लास्ट विटामिन के। इसकी खोज कब हुई? 1929 में हुई थी। ठीक है। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, फाइलोक्विनोन। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसके स्रोत क्या हैं? पत्तेदार हरी सब्जियां, एवोकाडो, कीवी फल। ठीक है, इसमें यह बहुत ज़्यादा विटामिन की पाया जाता है। इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? रक्तस्राव की उत्पत्ति हो सकती है। रक्तस्राव जो होता है वह असामान्य हो सकता है। ऐंठन, हेमोफीलिया आदि भी बीमारियां हो सकती हैं। अब विटामिन के फायदे क्या हैं? विटामिन के जो है स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर में मदद करता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।